Right, at the moment with us, Mr. Chhagan Bhujbal, as we had promised you. Chhagan Bhujbal साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए. Thank you so much. We are meeting after a long time. बड़े दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पे. अभी अभी आपने एक बड़ी विशालतम रैली करी पटना में. आपकी रैली तो बहुत सक्सेसफुल हुई. मतलब जो हम लोगों को भीड़ दिख रही थी 2 या 2.5 लाख की भीड़ दिख रही थी, आपके लोग कह रहे हैं कि शायद 3.5 या 4 लाख की भीड़ थी. ठीक है, 2-2.5 लाख आप समझते हो, वो भी तो कम नहीं है. बहुत बड़ी चीज है पटना बिहार में और पटना में. यानी आप अपने आप तो सफल हो गए, लेकिन हमारी क्रिकेट टीम फेल हो गई. आप मैच देख रहे थे सर जब आप वापस आए? हाँ, वापस आया कल लेट पटना से और जरा टीवी देखना शुरू कर दिया. वैसे इंटरेस्ट है थोड़ा सा क्रिकेट में, तो बहुत ही मतलब नाराज हो गए जी. और वो भी जो है मतलब कि बांग्लादेश टीम के सामने होना, तो घर वाले से भी यही बात करते थे कि ठीक है कि भाई बड़ी टीम के साथ जो है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो है ठीक है, ओके, मगर बांग्लादेश के सामने जो जिस ढंग से जो है हमारी ये हार हुई, वो उससे जो काफी व्यथित हुए, सभी लोग व्यथित हुए. Very sad, isn't it? Yeah, बहुत terrible beginning to the World Cup. लेकिन उम्मीद क्या है आपकी, आगे जाकर के अच्छा खेलेंगे कि बर्मुडा के साथ मैच है, वेस्टइंडीज के साथ मैच है? आशा करते हैं बर्मुडा में जीत जाएंगे आशा करते हैं कि बर्मुडा के साथ जीत जाएंगे. और इसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं, आप जरूर लिखें. आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की हार के पीछे क्या बात है? वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, इन सब लोगों को टीम में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए इनको? इनके बारे में आप जरा लिखें और 9090 आप आके भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 9090 पर आप अपने SMS भेजें. मिस्टर भुजबल ऑफ कोर्स विल रिमेन विद अस फॉर अ लॉन्गर टाइम. देन व्हेन वी कम बैक टू हिम, वील ऑफ कोर्स आस्क हिम अबाउट जहां तक बैकवर्ड्स का सवाल है, हिंदुस्तान में जो पिछड़ा वर्ग है, क्या उसको एक नए नेतृत्व की तलाश है? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे छगन भुजबल जी से. लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि क्रिकेट को लेकर के किस तरीके से लोग गुस्सा गए हैं पूरे के पूरे देश में. महेंद्र सिंह धोनी साहब के घर पर यहां तक कि हमला तक हो गया है. अलग अलग जगह पर, भले वो मुंबई हो, कोलकाता हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, जहां पर भी हर जगह पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पर. लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट्स बीन हैपनिंग ऑल ओवर द कंट्री. दी गई जमीन महेंद्र सिंह धोनी वापस करो, जमीन महेंद्र सिंह धोनी वापस करो. झारखंड सरकार द्वारा दी गई जमीन महेंद्र सिंह धोनी वापस करो. धोनी हाय हाय, महेंद्र सिंह धोनी नीचे रख दो. महेंद्र सिंह धोनी मुर्दाबाद, महेंद्र सिंह धोनी मुर्दाबाद. इंडिया टीम हाय हाय, इंडिया टीम हाय हाय, महेंद्र सिंह धोनी हाय हाय. बंद करो, बंद करो, बंद करो. टीम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. यार उसको भारतीय टीम खेल में राजनीति बंद करो, विज्ञापन बंद करो, बंद करो, बंद करो. भारतीय चयन समिति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. भारतीय चयन समिति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. भारतीय टीम होश में आओ, होश में आओ. यूपी के शेरों को, सहवाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. जी हाँ, भले रांची हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बनारस हो, देश का कोई भी कोना हो, भले बेंगलोर हो या चेन्नई हो, सभी लोग बहुत ही ज्यादा विचलित हैं क्रिकेट को लेकर के. और इसी के बारे में आगे चलकर के भी हम बात करते रहेंगे अपने अलग अलग संवाददाताओं से. लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं छगन भुजबल जी. और छगन भुजबल जी के लिए यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप जरूर लिखें ऑन 9090. आप आके भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 9090 पर आप अपने कॉमेंट भेजें. सर, पटना में इतनी बड़ी रैली करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? समता परिषद आपने पिछली दफे दिल्ली में की थी, इस बार आपने पटना में की है, क्यों?
राजीव जी, बात यह है कि 92 में जो है ये महात्मा फुले समता परिषद की स्थापना हुई मुंबई शहर में, और फिर महाराष्ट्र भर में कई बड़ी रैली जो है मुंबई, अभी पुणे में, नासिक में, नागपुर, अमरावती, अलग अलग जगह पर होती आई है। जो लास्ट ईयर जो है ये रैली जो है वो सारे देश की जो है कुछ अलग अलग संस्थाएं जो है, जैसे कुशवाहा है, माली है, शाक्य है, मौर्य है, सैनी है, मरार है और गौड़ है, ऐसे बहुत सारे जो है पिछड़े वर्ग के लोग जो है उनकी संगठन जो है सारे उनकी एक बैठक हुई, मीटिंग हुई दिसंबर 2005 में, और वहाँ ये तय हुआ कि हम सब लोग जो एक बैनर के नीचे जो है काम करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि भुजबल जी आप इसका नेतृत्व करो, और इससे जो है फिर बहुत बहस के बाद जो है ये मैंने स्वीकार कर दिया, और इसी महात्मा फुले समता परिषद को जो है अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद का स्वरूप जो है दिया गया, और इसके तहत जो है ये 10 मार्च गए साल के दिल्ली में रामलीला मैदान के ऊपर बड़ी रैली हुई, जिसमें देश भर से जो है हरियाणा से, यूपी, बिहार, राजस्थान सब जगह से लोग आए थे। तब तक ये हुआ कि हम लोग सब अलग अलग राज्यों में भी जाकर जो है प्रदेश के तौर पर जो है प्रदेश के लोगों की जो है रैली करेंगे, और यही कारण था कि इस साल पहले जो है ये बिहार में जो है बिहार प्रदेश महात्मा फुले समता परिषद की रैली हुई। चल जी, और जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन का सवाल था, संगठन का जहाँ तक सवाल था, काफी बड़ा संगठन है आपके पास बिहार में इस वक्त। आखिरकार 2 या 2.5 लाख लोगों का आना बहुत बड़ी चीज होती है, कोई छोटी चीज नहीं। हाँ जी हाँ, बड़ी ऐतिहासिक रैली रही वो, क्योंकि लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, कि एक तो वो जो गांधी मैदान जो है वो बहुत ही बड़ा मैदान है, 6-7 लाख लोगों का मैदान है, वो लोग बोलते करीबन जो है आधा करीबन भरा था, और इसके पहले जो है 2-3 रैली से इससे भी बड़ी हुई है। तो ये भी एक, मगर वहाँ जो है वो बड़े बड़े लोग थे, और सरकार उनके पीछे थी या पॉलिटिकल पार्टीज उनके पीछे थी। ये तो ना तो सरकार इस रैली की सपोर्ट में थी, ना ही कोई बड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, एक सामाजिक संगठन की ये रैली थी, और इसके मायने जो है मैं समझता हूँ ज्यादा है। जी, और इसी विषय पर अगर आपके पास कोई प्रश्न है छगन भुजबल जी के लिए तो आप जरूर भेजें। भुजबल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, और जैसा कि आप जानते हैं पिछड़े वर्गों की रैली उन्होंने बहुत बड़ी करी अभी पटना में। आखिरकार ये क्या है और आगे जाकर के इनके क्या प्लान है, क्या योजनात्मक तरीके से आगे जाकर के भुजबल साहब दिल्ली में और अन्य जगह पर एक बार फिर जाएंगे और क्या करेंगे, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे भुजबल साहब से। आपके लिए ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। सुरेंद्र साहब पूछते हैं कि भुजबल साहब, भुजबल साहब आप शिवसेना के साथ थे, क्या कभी ये हो सकता है कि आप वापस शिवसेना में चले जाएं? देखा, शिवसेना के साथ में था मैं, और वहाँ 25 साल तक रहा। 91 में मैं शिवसेना को छोड़ा हूँ, और तब से जो है शिवसेना के खिलाफ मेरी लड़ाई जो है जारी है। और आपको पता है कि ये लड़ाई कितनी जो है कड़ी लड़ाई जो है मैं लड़ रहा हूँ, जो आप जानते हैं, उसको जो है मिसाल देने की मैं जरूरत नहीं समझता हूँ। तो अगर फिर से जाना ही था तो मैं छोड़ा क्यों शिवसेना को? बहुत दूर चले गए हैं मैं एक अलग दिशा से जा रहा हूँ, शिवसेना की अपने एक अलग दिशा है, और वो दिशाएं जो है कभी भी जो है एक जगह मिलना जो बड़ी नामुमकिन बात मुझे लगती है। लेकिन जहां तक शिवसेना का प्रश्न है, अभी शिवसेना और एनसीपी ने हाथ तो मिलाया ये है पुणे कॉर्पोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के लिए। ये देखिए क्या है कि ये अलग सा मतलब कि वो वहाँ जो है सवाल खड़ा हो गया कि एनसीपी के जो है कारपोरेटर्स ज़्यादा चुनकर आए थे, काफ़ी संख्या में चुनकर आए थे, और 2 नंबर पे जो है कांग्रेस के आए थे, और बाद में फिर शिवसेना बीजेपी के आए थे। तो ये जो हंग जैसा जो हाउस हो गया था, उसमें किसी दोनों को जो है एक होकर जो है वहाँ मेयर बनाना था, और कांग्रेस ने जो जीत पकड़ी थी कि उनका मेयर बनाया जाए। हालांकि एनसीपी के काफ़ी ज़्यादा लोग चुनकर आने के बाद, और फिर कांग्रेस ने कुछ नई चाल वहाँ चलने की कोशिश की, तो जवाब में जो है एनसीपी को भी ये करना पड़ा। ये कुछ बड़े आनंद के साथ एनसीपी ने किया है, ऐसे मैं नहीं समझ। ये भी बात चल रही है कि हो सकता है कि आपको कांग्रेस एक बार फिर इनवाइट करे, आमंत्रित करे कि आप कांग्रेस में वापस आ जाएं। देखिए, ना ही आज ये सब किसी ने मुझे इनवाइट किया है, और
बार बार वैसे जो है हमारे मुख्यमंत्री जो है पवार साहब को इनवाइट कर रहे हैं और पार्टी को जो एनसीपी को मर्जर करने की बात कहते हैं, मगर ये ठीक है अपने अपनी जगह। मैं इतना ही समझूंगा कि कांग्रेस वाले समझते हैं कि एनसीपी का काफी महत्व बढ़ गया है देश में, राज्य में, इसलिए अगर पवार साहब उनके साथ हो तो और उनकी ताकत बढ़े, ऐसा मैं पॉजिटिव में उसको लेना चाहता हूँ। एक और सवाल, क्योंकि अभी अभी आप बिहार गए, बिहार का मुद्दा बड़ा छाया रहा मुंबई में, महाराष्ट्र में, पार्लियामेंट में लालू जी हों, तारिक अनवर साहब हों, अलग अलग लोग हों, सब लोगों ने बहुत बड़े बड़े भाषण दिए राज ठाकरे जी के कथन को लेकर के। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिहार में भी कुछ आपने कहा उसको लेकर के, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आप क्या कहेंगे उसको लेकर के। देखिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्या प्रयोजन था, क्या कोई कुछ घटना घटी थी कि राज ठाकरे ने इस ढंग से बयान दिया? क्या कहीं बिहारियों में और महाराष्ट्रियन में कई झड़प हुई थी, लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, मारामारी हुई थी, गाली गलौच हुई थी, नहीं हुई थी? और जहां तक उन्होंने कहा कि मराठियों को गाली देंगे तो बिहारियों को मारेंगे वगैरह, देखिए ये बात मैं ठीक नहीं समझता हूं कि किसी एक स्टेट के लोगों के बारे में ये कहना। गाली गलौच होती है तो मराठी को गाली देता तो भी वो मारपीट होगी, या बिहारियों को गाली देता है तो उसमें भी आपस में मारपीट होगी। तो इसको इस ढंग से लेने की क्या जरूरत थी, ये तो मुझे नहीं मैं कह सकता हूँ। लगता है कि शायद जो है इसी ढंग से जो है वो ज्यादा जो है पब्लिसिटी में आना चाहते होंगे, या पार्लियामेंट में उनके नाम की चर्चा हो, ये हो सकता है, एक थोड़ा सा गिमिक भी हो सकता है इनका। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को सिर्फ जो 1 बरस हुआ है, पार्लियामेंट तक में इतनी बड़ी चर्चा हो गई, लिहाजा पार्टी जो है वो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में आ गई, लोगों के जहन में आ गई कि इस किस्म की पार्टी है पूरे देश में। ये आप भी ऐसे अगर उलट सुलट बयान करेंगे, उटपटांग बातें करेंगे तो आपका भी नाम जो है बड़े पैमाने पर जो है वो पार्लियामेंट में लोग उछालेंगे। जो सही बोलता है उसके बारे में कम चर्चा होती है। Right, now we're getting a lot of SMSs from all over Delhi and we'll comment on that in just a minute. पूरे दिल्ली से हमें बहुत ज्यादा SMS आए हैं और तकरीबन जितने भी लोगों ने लिखा है it's a mixed bag. I think a lot of people, the way अगर हम लोग SMSs पे जाएं तो अभी तक कोई 52% जो SMS आए हैं सबने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आएगा और 48% जो है उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का बहुमत आएगा। तो हो सकता है कि that it might be a hung house. लगता तो ऐसा है कि that it might be a hung house as far as the MCD elections are concerned. अगर आप राज ठाकरे जी की बात निकली है, बिहारियों की बात निकली है, आज हम राज ठाकरे जी से मिले थे और भुजबल जी के बारे में भी हमने उनसे पूछा कि इतनी विशालतम रैली करी अभी भुजबल साहब ने पटना में, उसको लेकर के राज ठाकरे जी ने हमसे क्या कहा वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। Let's take a look. Alright, we'll try and show that clip to you in just a minute. लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें कि छगन भुजबल जी अभी जब पटना में गए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली वहां पर करी, तकरीबन 2.5 लाख लोग वहां पर आए। हमारे मुताबिक भुजबल साहब के जो समता परिषद हैं, जैसा कि आप लोगों ने कल भी सुना, तकरीबन 3.5 लाख लोग वहां पर थे और गांधी मैदान में 3.5 लाख लोग आना बहुत बड़ी चीज होती है। वास्तविकता में कितने लोग थे, ऑफ कोर्स देयर विल बी अ डिस्प्यूट दैट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाउएवर द फैक्ट रिमेन्स दैट इट वाज अ वेरी बिग रैली इंडीड। जब राज ठाकरे जी से यह पूछा गया कि एक तरफ आपने बिहारियों के बारे में जो कुछ कहा, लगता ऐसा है कि भुजबल जी का बहुत सम्मान किया बिहारियों ने कि 2.5 लाख या 3 लाख लोग वहां पर आ गए, तो राज ठाकरे जी ने यह कहा। लेट्स टेक अ लुक। आपका बिहार का कथन जो है उससे तो पूरे देश में एक डिबेट शुरू हो गई, एक विवाद शुरू हो गया, आपके खिलाफ एक FIR दर्ज हो गया। और अब ये भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके दौरान आपने अच्छी तरह समझाया कि भाई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा इस चीज के ऊपर बवाल मचने के पीछे क्या वजह हो सकती है? मालूम नहीं अभी इतना क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्योंकि जो भी मैंने कुछ कहा है उसमें कौन सी मैंने गलत चीज बताई है या कोई नई चीज बताई है मैंने, जो मेरा पहले से स्टैंड था वही आज भी वही स्टैंड है, उसमें कुछ गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के गणेश सिंह जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, रेल मंत्री लालू प्रसाद जी, एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी जनाब तारिक अनवर साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय निरुपम जी,
सभी लोगों ने मिलकर आप पर अटैक किया है और अब छगन भुजबल जी ने भी यही कहा है कि जो आपने कहा वो ठीक नहीं है। पटना में अभी अभी उनकी एक बहुत बड़ी रैली हुई, उसके ऊपर आप कुछ कहेंगे क्या? नहीं, देखिए अभी छगन भुजबल तो उनको तो पटना जाना था और वापस भी आना था, इसलिए शायद कहा होगा उन्होंने ये सारी चीजें। लेकिन मुझे किसने सपोर्ट किया और किसने मुझे गाली दी, मुझे इसके लिए कोई मेरे लिए अहम नहीं चीजें है वो। मैंने जो कुछ कहा है उसमें मैं बस स्टैंड कर रहा हूँ, खड़ा हूँ मैं उसके ऊपर, और मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। अगर किसी भी कल गुजरात हो या कल मध्य प्रदेश हो, कल राजस्थान हो या तमिलनाडु हो, कहीं भी अगर वहाँ के स्थानिक जो लोग हैं उनको अगर परेशानी अगर दिन ब दिन बढ़ते जा रही है तो इसका तो हल तो निकालना ही पड़ेगा ना कभी। हर एक चीज अगर आप वोटों की तरफ से देखेंगे कि मुझे ये वोट मिलेंगे, ये वोट वहां जाएंगे, वोट ऐसे थोड़ी होता है। राइट, स्टिल विद अस मिस्टर भुजबल। राज ठाकरे जी ने यह कहा कि आप पटना गए, जो कुछ भी बोल करके आए, लेकिन आप वापस मुंबई आ गए ना। तो आया हो ना। हाँ, इसी प्रकार उनका ये कहना है कि जो बिहार के भी लोग हैं, अन्य लोग जो हैं, बिहार स्टेट है, उत्तर प्रदेश प्रांत है, हरियाणा है, अलग अलग जगह है। हरियाणा से खैर इतने लोग यहाँ पर नहीं आते, लेकिन जितने भी पिछड़े प्रांत हैं वो अलग अलग प्रांत में अगर मुंबई जैसा शहर डेवलप करें तो शायद मुंबई के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो कम होगा, ऐसा राज ठाकरे जी का कहना है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्रश्न जो है ये सिर्फ मुंबई में है ऐसा नहीं मैं समझता हूँ। दिल्ली में भी वही बात है, कलकत्ता में भी वही बात है, चेन्नई में भी वही बात है, बंगलोर में भी वही बात है। देश में तो क्या, जहाँ रोजी रोटी ज़्यादा लोगों को मिलती है वहाँ सहजता से अगर काम होता है, बनता है उनका, तो वहाँ वो चले जाते हैं। अब मुंबई में तो पहले से लोग आया करते हैं, ये मुझे मंजूर है कि मुंबई में जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, मराठी लोग ज़्यादा वहाँ रहते हैं। पर इसी मुंबई में पारसी लोग, इसी मुंबई में गुजराती लोग, इसी मुंबई में दूसरे, और बिहारियों की जब जहाँ बात है वो तो मॉरिशस तक गए, और मॉरिशस का एक प्राइम मिनिस्टर भी जो बिहारी बने थे, ये भी मैंने जो सुना है। तो ये तो हुआ है कि हमारे महाराष्ट्रियन भी जो है वो चेन्नई भी गए हैं, दिल्ली गए हैं, कलकत्ता गए हैं, अलग अलग जगह पर जो है अपने जो है बिजनेस के लिए, उद्योग के लिए गए हैं। तो ये ठीक है कि भाई अगर सभी राज्य अगर जो है प्रगति की तरफ जाते हैं तो ऐसा ये जो आना जाना जो है कम होगा, ये बात सब ठीक है। मगर जब तक नहीं होता तब तक लोग जो है इस देश का जो स्ट्रक्चर अलग सा है, और इसलिए जहाँ भी लोग जो है अगर नौकरी या उसका बिजनेस चले वहाँ वो जाएंगे। क्या मुंबई शहर में जो है बिजनेस करने वाले लोग अलग अलग जगह से नहीं आए हैं जी, बहुत अलग अलग प्रांतों से जो उद्योगपति आए हैं जी, लेकिन हर प्रांत का सम्मान करना चाहिए। हाँ, हर प्रांत का सम्मान करना चाहिए। जो आप शुरू से कह रहे हैं कोई नई बात नहीं है, जो आप कहिए ऐसी कोई बात तो नहीं है। और भुजबल जी हमारे साथ रहेंगे थोड़ी और देर के लिए। Time for us to take a very, very short break. We say goodbye to the viewers of NCR, and we must tell you once again, as far as the viewers of Sarasame NCR are concerned, of all the SMSs we have got, now it's strictly 50-50. It's not 48-52 in favor of any party. Now it's strictly 50-50. 50% लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आएगा, 50% लोगों ने कहा है कि कांग्रेस का बहुमत आएगा। अभी तक जितने भी एसएमएस आए हैं बहुमत के सवाल को लेकर के, जहां तक एमसीडी का प्रश्न है, हाँ इतना जरूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं वो कुछ ज्यादा उत्तेजित होकर के लिख रहे हैं। As far as the Congress is concerned, they are showing a greater degree of confidence. Right, time for us to take a very short break. When we come back in Mumbai, Mr. Bhujbal will still be here with us. Right, welcome back after the break. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इस वक्त भी हमारे साथ हैं छगन भुजबल जी। छगन भुजबल जी, आप हमारी महाराष्ट्र की जितनी व्यूअरशिप है, महाराष्ट्र के जितने लोग हैं, आप उनको हैप्पी गुड़ी पड़वा जरूर कहना चाहेंगे। जी हाँ, मेरी तरफ से गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं महाराष्ट्र को और देश में सभी भाइयों और बहनों को। मराठी में बोलेंगे सर, इस कैमरे को देखते हुए। महाराष्ट्रातील सर्व बांधवांना आणि भगिनींना गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा। Right, and Mr. Bhujbal of course will remain with us for a longer time, and आपने बहुत सारे एसएमएस भेजे हैं भुजबल जी के लिए। मैं आप सब लोगों से वादा करता हूं कि मैं जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके जरूर भुजबल जी को पूछूंगा। लेकिन उसके पहले एक बार फिर हम लोग चलते हैं रायपुर, छत्तीसगढ़ में। एक बार फिर हम देख लें कि धंतेवाड़ा में जो इंसिडेंट हुआ था, जहां पर 55 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था, 55 एसपीओ को मार दिया गया था नक्सलाइट द्वारा। वहां पर इस वक्त स्थिति क्या है? इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर हैं रुचिर गर्ग। रुचिर गर्ग साहब, मैं राजीव बजाज बोल रहा हूं, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी,
रुचिर जी ये बताएं कि अभी अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक शायद अब मरने वालों की संख्या शायद 70 हो गई है, ये क्या सही है? रुचिर जी बताएं। नहीं, देखिए अभी तक जो मरने वालों की मौत का जो आंकड़ा है वो 55 ही है और 12 लोग घायल हैं, इस समय अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। और जो दूसरा डेवलपमेंट है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ये कहा है कि जो नक्सल पॉलिसी है उसको पूरी तरह से उसमें बदलाव किया जाएगा और एक नेशनल लेवल की एक कमेटी बनाई जाएगी। जी, लेकिन जहां तक नक्सल पॉलिसी का प्रश्न है इसके बारे में तो कई बार पहले भी चर्चा हो चुकी है और अभी तक जो आंकड़ा हमारे पास आया है कि पिछले 2 वर्ष में now possibly you might be having different figures, but the figures that we have got so far from the Ministry of Home, they say very clearly that अभी तक इन डेथ्स को भी अगर हम लोग काउंट कर लें तो 676 लोग मर चुके हैं नक्सलवादी हमलों में सिर्फ 2 साल में। लिहाजा जहां तक नक्सल पॉलिसी का प्रश्न है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जी बताएं। जी हाँ, बिल्कुल, ये सवाल ही उठ रहा था छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल पॉलिसी को लेकर, बल्कि ये आरोप लग रहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की कोई नक्सल पॉलिसी नहीं है। और पिछले 2 साल से जिस तरह से यहाँ सलवा जुलूम चल रहा था, एक लंबे अरसे से जिस तरह से सुपर कॉप केपीएस गिल को यहाँ लेकर यहाँ सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था, तो इन दोनों ही चीजों को एक तरह से सरकार की नक्सल पॉलिसी के रूप में देखा जा रहा था। और आलोचकों का ये कहना है कि जब से सुपर कॉप यहाँ पर आए हैं और जब से ये सलवा जुलूम शुरू हुआ है तब से नक्सली हिंसा में इजाफा हुआ है। जी हाँ, और जहां तक सलवा जुलूम का सवाल है, जुलाई 2006 में नक्सलवादियों ने यहां पर भी हमला किया, इस शिविर पर भी हमला किया और तकरीबन 30 आदिवासियों को मार दिया था। इसको लेकर भी तो गिल साहब के आने की वजह से या ये कहें कि पंजाब की जो पॉलिसी थी हॉट परसूट, शूट एट साइट, इन सब चीजों की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ा है आपके मुताबिक? जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह का ऐलान किया जा रहा था, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री थोड़े दिन पहले तक ये कह रहे थे कि जून आते आते तक नक्सलियों को छत्तीसगढ़ से खदेड़ दिया जाएगा। तो ये देखा जा रहा था, जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि ये नक्सलिज्म को लेकर बहुत क्लियर समझ सरकार के लेवल पर नजर नहीं आती है और जिस तरह से पंजाब को डील किया गया था उसी तरह से नक्सलवाद को भी डील करने की कोशिशें छत्तीसगढ़ में की जा रही थी। जी हाँ, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जहां तक नक्सलवादियों का सवाल है, नक्सलवादियों ने इस बार जो हमला किया उसमें 55 लोग मरे हैं, 50 वेपन्स वो लूट करके ले गए और इन 2 सालों में 1187 इंसिडेंट हुए हैं जिसमें 676 लोग मर चुके हैं। और अगर पीछे हम लोग जाएं, और इस वक्त भी रुचिर गर्ग साहब हमारे साथ हैं, अगर हम लोग पीछे जाएं तो नवंबर 2004 में आंध्र प्रदेश में एक अटैक हुआ पुलिस में जिसमें 17 पुलिस वालों को मार दिया गया था। नवंबर 2005 में 1000 नक्सलवादियों ने जहानाबाद के अंदर कूच किया था और तकरीबन 340 नक्सली जो जेल में थे उन सब लोगों को छुड़वा दिया था। और जुलाई 2006 में 30 ट्राइबल्स को, जिसका जिक्र अभी हम लोगों ने किया, 30 आदिवासियों को मार दिया था जब सलवा जुलूम शिविर जो चल रहा था उसके ऊपर ही अटैक कर दिया था इन लोगों ने। और अभी हाल ही में सुनील महतो साहब जो जेएमएम के एमपी हैं उनके ऊपर भी हमला किया नक्सलवादियों ने और उनके 2 बॉडीगार्ड सहित जो जेएमएम के सांसद हैं सुनील महतो, उनको भी मार दिया। तो लिहाजा जहां तक नक्सलवाद का प्रश्न है ये काफी बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल, इस वक्त कितने लोग इन्वॉल्व होंगे मैन हंट में? ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा मैन हंट लॉन्च किया गया है, सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, खोजबीन के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी शायद मदद ली गई है। आपके मुताबिक उसमें अभी कितने फौजी या कितने पुलिसकर्मी इन्वॉल्व हैं? जी बताएं। देखिए, इस समय जो स्थिति, कोई अलग से स्पेशल टास्क फोर्स तो नहीं गठन किया गया है, लेकिन इस समय पूरे बस्तर इलाके में करीब 10,000 के आसपास सुरक्षा के जवान, अर्धशासकीय अर्ध सुरक्षा बलों के और छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल के जवान वहां तैनात हैं। तो ये सभी एक तरह से इस समय अलर्ट पर हैं और डीजीपी खुद जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं और सघन कॉम्बिंग ऑपरेशंस इस समय चल रहे हैं बस्तर के जंगलों में, लेकिन अभी तक कोई बहुत ठोस चीज निकल कर नहीं आई है। जी रुचिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुचिर गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। That was Ruchir Garg talking to us from Raipur in Chhattisgarh. Still the figure remains 55 people dead and about 12 injured and some of them very, very seriously. But still with us, Mr. Chhagan Bhujbal. Bhujbal साहब,
बहुत लोग आपसे ये पूछना चाहते हैं कि खैरलांजी के बाद जिस तरीके से इतनी देर लगी एक्शन लेने में पुलिस द्वारा, आखिरकार गृह मंत्रालय भी एनसीबी के पास ही है, उसकी वजह से एक इंप्रेशन गया पूरे देश में कि कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसा इंप्रेशन कभी नहीं था जब आप गृह मंत्री थे। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कंपैरिजन तो मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो ठीक भी नहीं है, मगर एक बात बिल्कुल सही है कि हमको जो इसके बारे में जो है ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़्यादा सावधानी जो है बरतने की मैं आवश्यकता समझता हूँ, ताकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या ट्राइबल्स के जो है आदिवासी लोग हैं, उन सबको जो है ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आत्मविश्वास आना चाहिए कि हम जो है सेफ है। और हम जब 21वीं सदी में अब आए हैं तो कम से कम जो है इंसान को इंसान की तरह जो है रहने के लिए उसको स्वातंत्र जो है, आज़ादी जो है मिलने की आवश्यकता मैं समझता हूँ। लेकिन और यहाँ पर तो ये सीधा जो साधा है बात ये है, तो सीधी सादी बात है भुजबल साहब, शासन से भी शासन जी। की जो है शासन की हमारी जिम्मेदारी तो है, मैं इसको टालने की कोई बात ही नहीं है, मगर फिर भी जो है समाज में भी जो है इस तरह की जो प्रवृत्तियां जो है ये अभी बहुत बड़े पैमाने पर जो है मौजूद है। ये सबसे बड़ी दुख की बात मैं समझता हूँ। और फिर भी इस महाराष्ट्र में जहाँ हम महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे लोग और कई सारे लोग जो है हुए जिन्होंने जो है सामाजिक क्रांति की भाषा की और खुद वो जिंदगी भर उसके लिए उन्होंने काम किया, वहाँ इस राज्य में ये होना जो है मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुखदायक बात हम सबके लेकिन लिए है। जो प्रशासकीय एक्शन एकदम होना चाहिए था उसमें तकरीबन 32 से 40 दिन लगे। यदि वो एक्शन एकदम हो जाता तो शायद उसके बाद में जो हिंसात्मक स्थिति पैदा हुई वो नहीं हुई। और कहा यह जा रहा है, और हम थोड़ा बहुत मानते भी हैं इसको, कि उस हिंसात्मक आंदोलन की वजह से ही आखिरकार सरकार हरकत में आई। अब मैं सरकार में ही हूँ और इसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सच्चाई जो है वो उस डिपार्टमेंट में वो जो है उनको ज़्यादा मालूम होगी। मगर इससे जो है ये काफ़ी सरकार के ऊपर जो है लोगों ने जो हमला बोल दिया, ये तो बात सही है। इसके बाद में जो हम सभी लोग जो है बड़ी सावधानी जो है बरतने का काम करेंगे जरूर। लेकिन जहां तक नेतृत्व का सवाल है, ओबीसीज का जो नेतृत्व है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो नेतृत्व है, महाराष्ट्र में ये सब लोग जितने भी ग्रुप हैं ये सारे बटे हुए हैं। जब आपने समता परिषद का गठन किया तब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद आप इन सभी वर्गों को एक बैनर तले इकट्ठा करने वाले हैं। क्या उसमें आप अभी तक सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं? जैसा कि पटना की रैली से और उसके पहले दिल्ली की जो रैली हुई उससे तो साफ तौर पर दिख रहा था कि किस तरीके से इतने ज्यादा लोग इकट्ठे आए हैं। कैन वी हैव दी शॉट्स ऑफ पटना ऑन प्लीज? जी राजीव जी, इनके इसके पहले भी 92 के बाद में जो है जालना में, पूना में, अमरावती, नासिक, नागपुर, इन सभी जगह जो है अलग अलग जगह पर जो है 2, 3, 4, 5 लाख लोगों की रैलीज जो है समता परिषद की हुई है। मेरा ये वादा नहीं है कि मैं सारे लोगों को जो है एक जगह लाने में जो है कामयाब रहा हूं, मगर एक बात बिल्कुल सही है कि ओबीसी में और पिछड़े वर्गों में काम करने वाले जो भी संगठन है, इसमें जो है महात्मा फुले समता परिषद का काम जो है बहुत ही आगे है और बहुत ही बड़ी बड़ी रैली लेकर जो है, जैसे कि मंडल कमीशन की सिफारिशें जो है लागू करना महाराष्ट्र में हो, या मराठवाड़ा विद्यापीठ को जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो है नाम देने की बात हो, विश्वविद्यालय मराठवाड़ा को, या फिर जो है जब भी हमारे जो ओबीसी और पिछड़े वर्गों के जो विद्यार्थियों की जो है आरक्षण की बात हो, या उनको जो है स्कॉलरशिप या उनको जो फीस देने की बात हो, या महात्मा ज्योतिराव फुले का घर जो है राष्ट्र को अर्पण करने का जो समारोह हो, या उनका पुतला जो है सांसद में बिठाने का काम हो, इसमें सभी जगह पे जो है महात्मा फुले समता परिषद के माध्यम से हमने काफी जो है काम किया है। क्या आखिर में ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से आपने अभी बात करी कि सबको एक बैनर तले आप लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, और काफी लोग आए भी, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आए। क्या आगे चल करके समता परिषद एक राजनीतिक दल का रूप लेगा? देखिए, मैं बार बार ये कहता आया हूं कि
महात्मा फुले समता परिषद जो है ये सामाजिक संगठन है, ये पॉलिटिकल संगठन नहीं है, राज के स्वरूप वो नहीं ले सकते हैं। और इस संगठन में जो है अलग अलग जो है वो जैसे अलग अलग भाषा के और अलग अलग धर्म के भी लोग हैं, जाति के भी लोग हैं, वैसे ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैं अब बिहार में ये रैली हुई तो उसमें जो है जेडीयू के भी लोग थे, आरजेडी के भी लोग थे, एनसीपी के भी लोग थे, कांग्रेस के और बीजेपी के भी विधायक और सब लोग थे। तो ये सब लोग जो वहाँ आते हैं और मैं समझता हूँ कि यही काफ़ी है कि इसमें सारे सब लोगों में जो है ये जागृति हो रही है कि हमको भी जो है हमारा इन पिछड़े वर्गों के लिए काम करना जो है ये हमारा एक आद्य कर्तव्य है सभी पॉलिटिकल पार्टीज का। ये लोग मतलब समझ रहे हैं, ये बड़ी बात मैं समझता हूँ। और उसमें इतना भी आत्मविश्वास धीरज भी आ गया कि नहीं हम इसके लिए बात करें, वरना ये होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में जो है इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने से लोग जो है वो डरते हैं, घबरते हैं। जी हाँ। और जहां तक राष्ट्रवादी का प्रश्न है, राष्ट्रवादी में तो अभी अभी हमने देखा कि किस तरीके से शालिनी ताई पाटिल जी को आखिरकार बाहर जाना पड़ा पार्टी के। उन्होंने बगावत ही कर दी एक तरीके से देखा जाए तो। वो तो पार्टी की जो लाइन थी, जो एनसीपी की जो आरक्षण की लाइन या पिछड़े वर्गों की या दलित और ट्राइबल्स को, आदिवासी लोगों को जो साथ लेने की जो लाइन थी जो है उसके खिलाफ अगर वो बार बार कुछ बातें करती है तो फिर क्या किया जाए। और ये एनसीपी की लाइन जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आज की नहीं, जब से इसकी स्थापना हुई तभी इसी लाइन पर काम करते आए हैं। और शरद पवार साहब ने भी जो है 94 में जो है 95 में जो है ये मंडल आयोग की सिफारिशें जो यहाँ लागू की जब वो मुख्यमंत्री थे, तब से जो है इनकी लाइन जो है वो चली आई है कि जो है पिछड़े वर्गों के लिए मदद की। अब ये मालूम होते हुए शालिनी ताई पाटिल ने जो है एनसीपी का टिकट लिया, वहां से चुनकर आई 2 बार, तो अब उसको जो विरोध करने की बात ही कहाँ आती है। मैं ठीक है, अभी उनकी बात उनकी मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में। एक और सवाल जो है लोग बार बार पूछ रहे हैं और ये आप बहुत लोगों के सवाल आए हैं, मैं सबका नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, कि इस बार भी बीएमसी चुनाव में एनसीपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। जहां तक मुंबई का प्रश्न है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अन्य पूरे राज्य में आपका प्रदर्शन जो है काफी अच्छा रहा है, लेकिन मुंबई में प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहता है? मैं मानता हूं कि मुंबई में सही मायने में जो है हमारे अकेले एनसीपी की ताकत जो है अभी भी जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी है, ये मैं मानता हूं। यहाँ शिवसेना बीजेपी जो है और विशेषतः शिवसेना जो है आगे हैं, या कांग्रेस भी जो है हमसे काफी आगे है, इसको मैं मानता हूं। और ये भी बात सही है कि किसी भी एक पार्टी जो है, शिवसेना भी अकेली जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो है आ नहीं सकती है, उसको भी जो है बीजेपी के साथ ही जाना पड़ता है। और मैं समझता हूँ 85 के बाद में, 89 के बाद में जो है ये उनका गठन जो है लगातार जहां जहां इलेक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो या विधानसभा या पार्लियामेंट का, वो साथ में रहे हैं। और इसी बात को मैं दोहराता आया था कि कांग्रेस को भी जो है एनसीपी के साथ या एनसीपी को कांग्रेस के साथ जाना जरूरी है। जैसे अगर वो दो एक होकर लड़ते हैं, हम दोनों को भी उनके खिलाफ एक होकर लड़ना है। हमारे वोट जो है बंटने नहीं चाहिए। और हमारे लोगों ने प्रयास किया, कांग्रेस के लोगों ने भी प्रयास किया, मगर अंत में यही हुआ कि वो हमारी जो है अहम अलायंस नहीं हुआ, हमारे वोट एक दूसरे ने काटे और शिवसेना बीजेपी के जो वोट जो है एक तरफ जो है जुटे। तो जैसा कि 5 साल पहले हुआ था, इस बार भी बिल्कुल वैसा है। और सब लोग समझते हैं, तो उसके बावजूद जो है ये होता है, ये दुख की बात है। जी हाँ, उसके बावजूद ये होता है, ये दुख की बात है। जैसे खैरलांजी में जो कुछ हुआ, हर एक कोई समझता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद ये सब हुआ। डेक्कन क्वीन को जलाया गया, हर एक कोई समझता है गलत है, उसके बावजूद ये सब हुआ। इस वक्त भी, और भुजबल साहब से ये सवाल हम जरूर पूछेंगे कि इस वक्त भी महाराष्ट्र में 70 दिनों में, जैसा कि हम कह चुके हैं, इस साल के 70 दिनों में 200 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जी हाँ, 200 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और उसके बारे में सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसके बारे में भी हर एक कोई जानता है कि ये बात ठीक नहीं है, फिर भी ये सब होता है। मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में क्या कुछ कहा वो हम आपको दिखाना चाहेंगे,
सिर्फ 1 मिनट के बाद। उसके पहले भुजबल जी से पूछ लें कि किसानों की आत्महत्या को लेकर के वो क्या कहना चाहेंगे। भुजबल जी। मैं यही कहूंगा कि वे हमारे सारे किसान भाइयों से, और इसके ऊपर भी महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो है किसानों का कूड़ा एक किताब भी लिखी है। उन्होंने कहा कि किस ढंग से जो है किसान लूटे जाते हैं अलग अलग जो है माध्यम से। तो मैं यही कहूंगा कि आत्महत्या करना कोई ठीक बात तो है नहीं। हमारे जो है संस्कृति में भी इसके लिए कहा गया है, और ये भी कहा है कि जीवन है संग्राम, बंदे ले हिम्मत से काम। आज तकलीफें हर जगह है, जो है शहरों में तकलीफें हैं, जिनकी झोपड़ी में लोग रहते हैं वहां भी तकलीफें, किसानों को भी तकलीफें हैं, पर आत्महत्या जो है उसका सोल्यूशन नहीं है। और सरकार काम करती है और भी सरकार काम करना चाहेगी, मगर थोड़ा सा धीरज जो है इन हमारे सारे जो है किसान भाइयों को जो बंधवाने की मैं आवश्यकता समझता हूँ। और इसमें जो है सिर्फ अकेले सरकार ही नहीं, मगर सारे जो है पॉलिटिकल पार्टीज और सारे सामाजिक संगठन, इनको बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता मैं समझता हूँ, ताकि जो है एक आत्मबल जो है किसानों में जाग जाए कि नहीं, इस पे हमारे जो कठिनाई है उसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर शायद सरकार को ज्यादा सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले देख लें कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा किसानों की आत्महत्याओं को लेकर के। जस्ट टेक अ लुक। केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ के ऊपर का पैकेज हमको मंजूर किया है। उसमें से बाकी जो ब्याज के लिए जो पैसा था वो अलग अलग बैंक की तरफ उन्होंने भेजा है, और उससे 80% जो पैसा है वो इरिगेशन के लिए है। और इरिगेशन के प्रोजेक्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस की वजह से रुके पड़े थे, उसके लिए हमने एक स्पेशल ऑफिसर दिल्ली में रखा है, और जो 15 प्रोजेक्ट थे उसमें से 11 प्रोजेक्ट अभी क्लियर हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले अप्रैल महीने के बाद ये पैसा आना शुरू होगा। वो AIBP में सारे प्रोजेक्ट लिए हैं जिसमें 90% ग्रांट होगा और 10% महाराष्ट्र सरकार को देना पड़ेगा। राइट, चलो दास भुजबल। भुजबल साहब, आपके लिए प्रश्न आया है कोल्हापुर से। अरुण जी लिखते हैं, छगन जी, ग्रेट गोइंग थ्रू आउट महाराष्ट्र एज फार एज द जिला परिषद इलेक्शंस आर कंसर्न, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन जो इंटरनल क्लैशेस हुए, पार्टी के भीतर ही जो क्लैशेस हुए, आंतरिक क्लैशेस जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहा जाए, अभी सभी पार्टियों में जो है अपने जो है वो ज्यादा जो है महत्वाकांक्षा जो है उजागर हो रही है सभी लोगों में। और ये जो है इंटरनल प्रॉब्लम जो है सारे पार्टियों में है, एक पार्टी में नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि पार्टी बहुत आगे बढ़ रही है और पार्टी का महत्व बढ़ रहा है, वैसे ही महत्वाकांक्षा भी लोगों में बढ़ गई है, और आपस में जो है थोड़ा सा झगड़ा भी थोड़ा सा ज्यादा। We've already finished with it, but all the same, this is just a final point as far as that subject is concerned. संजय निरुपम जी ने एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा, जिसको कहें आंदोलन छेड़ा, बड़ा उग्र किस्म का आंदोलन उन्होंने किया राज ठाकरे जी को लेकर के। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि एक तो जो है मीडिया ने भी जो है राज ठाकरे के इस बयान को जो है काफी उछाला, और उससे सही बात है। अगर कोई अच्छा कहे तो उसको न्यूज वैल्यू तो है ही नहीं। जो न्यूज वैल्यू है वो राज ठाकरे जानते हैं कि न्यूज वैल्यू किसमें है। उन्होंने वो बात कही, आपने उसको उठाई, और जैसे उठाई तो फिर बिल्कुल सही है कि जो उसको खिलाफत करने वाले जो लोग हैं उनको भी अपनी अपनी जो है ख्यालात जो है सामने रखने की बात थी। तो उन्होंने भी जो है उसके खिलाफ जो आंदोलन किया कि भाई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए या करनी चाहिए, ताकि जो लोगों में जो है घबराहट पैदा हुए। ये बात नहीं है कि कोई ज्यादा कुछ नुकसान हुआ, कोई अभी ऐसी तो बात नहीं कि भाई हमारे बिहार के लोग हो या गुजरात के लोग या यूपी के लोग हैं वो महाराष्ट्र छोड़कर चल रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर कहना भी जो है ये ठीक नहीं समझता हूँ। जबकि अब ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, अब जो है सारा यूरोप जो है एक जगह एक जैसे हो गया, उनकी करेंसी एक हो गई है, और सारा देश सारी दुनिया जो है, सारे देश की जो है बॉर्डर्स जो है टूट रही है, आस्ते आस्ते जो पिघल रही है, और सारी दुनिया एक तरफ एक होने की कोशिश हो रही है। तब ये अब हमारे एक देश में जो है ये अलग अलग जो है प्रांतों से आने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी जो बातें करना मैं नहीं समझता कि जो है अच्छा है। और इससे जो है जो प्रोग्रेस की बातें जो हो रही है उसके तरफ से ध्यान हटकर जो है एक अलग तरफ जो है सारा ध्यान जो है जाता है। जी, और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो हमने राज ठाकरे जी से पूछा कि संजय निरुपम जी ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी गाड़ी जो तोड़ी गई वो शायद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी है। उसके ऊपर राज ठाकरे जी ने साफ तौर पर कहा कि हाँ, हो सकता है जरूर तोड़ी होगी। आखिरकार राज ठाकरे जी का पुतला उन लोगों ने जलाया, उनके बारे में कुछ बुरा भला कहा,
तो लिहाजा उत्तेजित होकर के हो सकता है कि उन्होंने तोड़ी हो। जब हमने उनसे ये पूछा कि therefore are you taking responsibility for the same, he said of course. That's what Mr. Raj Thackeray said. याद रहे कि संजय निरुपम जी ने यह कहा कि उनकी गाड़ी नहीं, उनकी पत्नी की गाड़ी को तोड़ दिया गया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा। और जब राज ठाकरे जी से यह पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे माइट हैव डन इट। आफ्टर ऑल अगर आप मेरा पुतला जलाएंगे, आप मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहेंगे तो कार्यकर्ता तो रिएक्ट करेगा ही। लेट्स टेक अ लुक। मेरे साथ दोपहर का समय मेरे साथ ये ना उद्धव के साथ मतलब जो भी संजय निरुपम जी इतने साल तक शिवसेना में रहे, फिर वो शिवसेना छोड़ के चले गए। आज की तारीख में जहां तक आपका प्रश्न है, आपने शिवसेना की कई लाइन जो है, 2 या 3 जो लाइन है वो आपने छोड़ी नहीं। सॉरी 2 या 3 लाइन जो है शिवसेना की वो आपने अभी तक नहीं छोड़ी है। जैसे जी मराठियों का मुद्दा हो गया, आप सेक्युलर ज्यादा हुए हैं, लेकिन संजय निरुपम जी की बातों से तो ऐसा लगता है कि वो शिवसेना में जो थे वो शायद सो रहे थे। बाहर जो आए हैं तो एकदम वो जाग गए। नहीं, बेसिकली उनको ना बिहारियों के बारे में कुछ लगता है, ना और किसी के बारे में लगता है, ना बेसिकली उनका देखिए पॉलिटिकल करियर देखिए, ना उनको आज कांग्रेस में कोई पूछ रहा है, ना आजू बाजू में कोई पूछ रहा है। उनको बस एक इशू मिला था, उन्होंने सोच लिया कि भाई इसमें चलो इसमें कुछ लीडरशिप या कुछ पॉलिटिक्स कर देते हैं, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने साथ में आप पर यह साफ तौर पर आरोप लगाया है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर कि उनकी पत्नी की गाड़ी आपके कार्यकर्ताओं ने जाके तोड़ी। देखिए बात ऐसी है कि ये मेरी पत्नी की गाड़ी है, ऐसे तो कोई लिखता नहीं ना, पत्नी तो उनकी है ना जी। अभी उन्होंने लड़कों ने अगर कुछ रिएक्शन दी होगी तो दी होगी, अभी उनको लगा होगा कि इनकी इन्हीं की गाड़ी है। तो आर यू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? जी बिल्कुल। अगर उन्होंने मेरा पुतला जलाया, उसके ऊपर से हमारे कार्यकर्ता अगर भड़के, अगर उन्होंने मेरे बारे में अगर कुछ कहा होगा और अगर हमारे कार्यकर्ता अगर भड़के तो भड़के, बस ये रिएक्शन है, सो रिएक्शन है। राइट, स्टिल विद अस मिस्टर छगन भुजबल। छगन भुजबल साहब, राज ठाकरे जी कह रहे हैं कि अगर संजय निरुपम जी की पत्नी की गाड़ी अगर तोड़ी गई है तो उस पर यह थोड़ी लिखा गया है कि ये संजय निरुपम जी की पत्नी की गाड़ी है। लोगों ने यही समझा होगा कि संजय निरुपम की गाड़ी है, इसलिए उसको तोड़ दिया क्योंकि उनका पुतला जलाया गया और उनके बारे में जो कुछ भी कहा गया। मैं समझ दोनों ही बातें गलत हैं। पुतला जलाना भी गलत है और किसी की जो गाड़ी भी जो है वो भी तोड़ना जो है वो गलत है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो बातें जो लफ्जों से होते हैं, बातों से चल रहा है, तो उसके लिए जो है कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत है। लेकिन जहां तक राज ठाकरे जी का प्रश्न है, राज ठाकरे जी को शायद इस इंसिडेंट से इतनी ज्यादा माइलेज मिली है पूरे देश में इसी के लिए तो हो रहा है सब कुछ पांचाल कृष्णा साहब या कृष्णा पांचाल साहब उस्मानाबाद से लिखते हैं कि अगर छगन जी को कोई बिहारी या कोई भी गाली दे तो क्या वो सहन करेंगे। कृष्णा तरवे साहब मुंबई से लिखते हैं, छगन भुजबल जी को मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में, यानी जब आप गृह मंत्री थे उस वक्त मुंबई में गैंग वॉर खत्म हुआ और एक्सटॉर्शन खत्म हुआ। सर तो ठीक बात है। पहले तो ये बात है कि जो कहा गया कि बिहारियों ने अगर मुझे गाली दी तो मैं चुप बैठूंगा। मैं तो मराठी ने भी किसी ने मुझे गाली दी तो चुप नहीं बैठूंगा। और मैंने कहा कि अगर एक बिहारी ने दूसरे बिहारी को गाली दी तो भी कोई चुप नहीं बैठ। तो ये बात ही बिल्कुल अलग है। इसको इस तरह से जोड़ना जो है मैं नहीं समझता हूँ। और जहां तक वो दूसरी बात जो कही उन्होंने एक्सटॉर्शन की जो बात है, तो ठीक है, मैं इसके लिए आभारी हूँ कि उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखा है। राइट, Mr. Bhujbal, always a pleasure talking to you, sir. Thank you so much for coming over here. One final word. When are you becoming Deputy Chief Minister or Chief Minister of the state? आप कब बन रहे हैं मुख्यमंत्री एक बार फिर महाराष्ट्र के? खुद कब क्या बनूंगा इसका कोई ज्योतिष तो मेरे पास है नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं काम करते जाता हूँ, क्या जो मिलना है मिलता है, नहीं मिलना है नहीं मिलता है। मैं जो भी मैं एक मिशन के साथ चलाऊं उसके साथ जो है मैं बहुत आनंदित हूँ। राइट, मिस्टर भुजबल, एज यूजुअल
saying it straight from the shoulder. Thank you so much, sir, for coming over here. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. Thank you so much, sir, and all the very best to you. बहुत समता परिषद as well. और चलते जैसा कि हमने आपको कल दिखाया था, सीधा प्रसारण हमने दिखाया था जनाब शाहरुख खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल, और उसके बाद हमारे इम्तियाज अजीम साहब ने बात करी थी जनाब शाहरुख खान साहब से, और प्रियंका चोपड़ा जो वहां पर थी उनके साथ बात करी ऋतुधाम जी ने. आप देखें शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा को. जहां तक हमारा प्रश्न है, हम आएंगे वापस कल यहीं पर 8 बजे. तब तक के लिए नमस्कार और सारा प्रणाम.